सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। आज हम लोग हिंदी का 4 4 8 नंबर क्लियर करने वाले हैं। कितना नंबर? और 8 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना कीमती होता है, आपको पता है। आज जब प्रश्न कोई 4 नंबर का है, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें कितने हमको शब्द लिखने पड़ेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। क्योंकि 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है तो लगभग 150 से 160 70 200 शब्दों में लिखना होता है कि नहीं होता है सर। 8 नंबर का निबंध होता है तो 250 शब्दों में लिखना होता है। तो सोच सकते हैं ये 4 नंबर का है तो कितने शब्दों में और कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या वाला प्रश्न, जो कि काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिलाकर पूछेगा, ठीक है सर। इसमें तो तनी बेहतर है कि चारों एक में देता है, दो कोई करना होता है। और गद्य खंड का याद है तो दोनों गद्य खंड का कर सकते हैं, काव्य खंड का याद है तो काव्य खंड का कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, गद्य खंड का अलग देता है और काव्य खंड का अलग देता है। यानी गद्य खंड यानी प्रोज सेक्शन का कंफर्म आपको एक एक्सप्लेनेशन करना होता है और पोएट्री सेक्शन का भी एक कंफर्म आपको करना होता है ना सर। 4 नंबर 8 नंबर वहां भी मिलता है, 4 नंबर 8 पर यहाँ भी मिलता है। जहां तक हमें लगता है उसमें से सबसे अगर कोई आसान प्रश्न पूछता है ना तो व्याख्या करने वाला पूछता है। जो विद्यार्थी एक बार पाठ पढ़ा होगा ईमानदारी से, माने बढ़िया से पाठ पढ़े होंगे ना, वह कोई भी व्याख्या आएगा आसानी से लिख लेंगे। क्योंकि व्याख्या एक तरीका होता है व्याख्या करने का, होता है कि नहीं होता है सर? होता है ना। बस चैप्टर मालूम चल गया, आज चैप्टर के कवि का नाम, लेखक का नाम तो आप लोग को एकदम जबान पे है, याद है ना। बस थोड़ा सा उस लाइन को व्याख्या कर देना होता है। और नहीं भी करेंगे ना, केवल कहां से लिया गया है और किस लेखक ने लिखा है, इतना भी शुरुआत करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है, याद रहेगा। तो व्याख्या में नंबर लेना आसान होता है। लेकिन हाँ, जब बेहतर नंबर चाहिए, पूरा 4 में 4 चाहिए और एकदम चाहिए 90 पार चाहिए हमको हिंदी में भी लिटरेचर में भी, तो थोड़ा बेहतर व्याख्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ताकि एग्जामिनर नंबर न काटे। अगर काटे तो एक नहीं होता है उसकी कलम कांप जाए उसको नंबर काटने से पहले कि काहे हम नंबर काट रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। चलिए, इसमें हेलो, व्याख्या का तरीका आपको हर प्रकार से मिलेगा, आसान से आसान और बेहतर से बेहतर। जैसे लिखा गया है ना, ठीक वैसे ही आप लोग व्याख्या करके आएंगे, लिख कर आएंगे। याद रखिएगा अपने भाषा में, या अपने भाषा में एक्चुअली लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। पहला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और एक और जरूरी चीज, उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी व्याख्या हैं, ज्यादा नहीं है, गद्य खंड और काव्य खंड मिला करके दिया गया है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है सर। हमको पता है कि आप कर लेंगे, आप लिख लेंगे, लेकिन हाँ, एगो याद करके लिखना और एगो सोच कर लिखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भले लिखा रहता है यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक है सर, अच्छी बात है, बच्चे उत्तर देते हैं, लेकिन बढ़िया नंबर के लिए तनि साहिकुली मिलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, शुरुआत कैसे होता है सभी को पता है। शुरुआत करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे यहाँ पर इसका शुरुआत किया गया है, प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से उद्धृत है, या उद्धृत के जगह पर आप लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के, सुनिएगा ध्यान से सर, बातचीत निबंध से, माने बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। लिखने का तरीका बहुत सारा होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। अगर व्याख्या में शब्द कम पड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि जब जो व्याख्या पूछेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इसके बारे में कितना लिख सकते हैं। ये तो कंफर्म है क्योंकि आप ही को लिखना है। अगर शब्द कम पड़ रहे हैं तो ऊपर वाला थोड़ा बच्चे क्या करते हैं सर, खींचते हैं। लेकिन अगर व्याख्या आपको सटीक याद है, पता है, तो बस सामने दिखा दीजिए, हाँ भाई इस पार्ट से है, इसके लेखक ये हैं, बात खत्म, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से उद्धृत है या फिर लिया गया है। लेखक के अनुसार वाक शक्ति ईश्वर का महान वरदान है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आंतरिक भाव, विचारों और अनुभूतियों को दूसरों के सामने क्या करता है सर, प्रकट करता है, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेखक कहते हैं या फिर लेखक यह बताना चाहते हैं क्या, तो मनुष्य के मन में क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, यह सब बातचीत के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। क्योंकि ऊपर लिख दिया गया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, उसी से रिलेटेड आपका एक्सप्लेन है, आपका व्याख्या एक्सप्लेनेशन उसी के आधार पर होना चाहिए, इना कि कुछ कुछ लिख दिए।
अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, हम गूंगा बन गए होते हैं, किसी कोने में बैठा दिए गए होते हैं, ना अपना सुख दुख नहीं बांट पाते, मावाद बनकर नहीं निकल पाता धुआं, जो भी सुख दुख अनुभव है, अनुभूति है ना, जो लाइन लिखा है उसी के आधार पर व्याख्या करना है, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो मनुष्य के मन में क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, यह सब बातचीत के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति चुप रहता है उसके गुण और दोष छिपे रहते हैं, किंतु जैसे ही वह बोलता है उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। शब्दों के बिना न तो भावों की अभिव्यक्ति संभव है और न ही दूसरों के आशय को समझना। ये पूरा का पूरा इसी पंक्ति का व्याख्या है कि नहीं सर? उसी के बारे में लिखा गया। सही बात है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक गुण दोष सामने नहीं आएगा। आगे लिखा गया है, अतः लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बातचीत करने की कला प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य के व्यक्तित्व को पहचानने का प्रमुख माध्यम है। हो गया व्याख्या? आप इसको लिखिएगा, आराम से आपके शब्द पूरा हो जाएंगे कि 4 नंबर तो कहीं भी नहीं कटने वाला है। व्याख्या नंबर 2 पढ़िएगा, मत बताइएगा कि किस पाठ का है। सदियों से नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। किस पाठ का है? अर्धनारीश्वर पाठ का है। और अर्धनारीश्वर भी वो क्या है बाबू? निबंध है, आपको पता है। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है ना। अब आप देख सकते हैं, जब हमको इतना पता चल गया तो व्याख्या तो आप आसानी से कर लेंगे। स्टार्टिंग गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, इसमें कैसे लिखा गया है? ठीक वैसे ही प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ऊपर मैंने लिखा था उद्धृत है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? लिया गया है, याद रखिएगा। अब इसी को यदि आप बताना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसके रचयिता या फिर जिसके लेखक, रचयिता काव्य खंड में, लेखक गद्य खंड में, याद रखिएगा, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहां देखिए, इस कथन के माध्यम से लेखक नर नारी की समानता और गुणों के पारस्परिक संतुलन पर बल देते हैं। यानी नर और नारी एक दूसरे के समान हैं, इसी चीज पर इस कथन के माध्यम से वो बल देते हैं। क्या इस लाइन का व्याख्या है? अगले पैराग्राफ में है, ध्यान से सुनिएगा। दिनकर जी का कहना है कि स्त्री और पुरुष मूलतः एक ही सत्ता की दो अभिव्यक्तियां हैं, किंतु समाज ने उनके लिए अलग अलग गुण निर्धारित कर दिए हैं। स्त्री अपने भीतर साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता जैसे नर गुणों को दबाती रही है। मैंने पाठ में पढ़ाया था कि अर्धनारीश्वर का मतलब यह नहीं हो कि कोई पुरुष नारी बन गया और कोई नारी पुरुष बन गई। यहां गुण की बात हो रही है। पुरुष का गुण क्या है? तो पुरुष के अंदर क्या होता है? साहस, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता होती है। महिलाओं के अंदर क्या होता है? करुणा, ध्यान दीजिएगा, करुणा, संवेदनशीलता और सहनशीलता किनके अंदर होता है? महिलाओं के अंदर होता है। तनी सहनशीलता कम होता है ना, हम व्याख्या करें सब पाठ के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, नर गुणों को महिलाएं दबाती आती हैं, जबकि पुरुष अपने भीतर की करुणा, संवेदनशीलता और सहनशीलता जैसे नारी गुणों को दुर्बलता समझकर क्या करता है? छिपाता रहा है। लाइन का व्याख्या हो गया। इसमें एक लाइन जोड़ दिया गया है कि इस प्रकार गुणों का यह कृत्रिम विभाजन मनुष्य को अपूर्ण बनाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना नर और नारी के गुणों के संतुलन समन्वय का प्रतीक है, जिससे एक पूर्ण मानवीय और समरस व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सके। अर्थात कहने का मतलब है कि नारी और नर अगर दोनों एक दूसरे गुण को अपना लेते हैं तो उसमें उनकी कोई अवहेलना वाली या कोई शिकायत वाली बात नहीं होगी। कहां बैठी है जी? भागो। चलिए अगला आपको बताना है कि किस पाठ का है। ठीक है, व्याख्या मत पढ़िए, मैं तो व्याख्या पढ़ाई रहा हूं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद है? चलिए, अब चूंकि ये कविता है, याद रखिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश। प्रस्तुत काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश, याद रखिएगा। या लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति, या कोई बात नहीं है, लेकिन जब कविता है तो कविता की तरह लिखा जाता है, थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन देखिए कैसे लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 ऐड कर लीजिएगा, या दिगंत भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। दिगंत भाग 2 में संकलित पुत्र वियोग शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मुकुल से उद्धृत है। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, रचित कविता मुकुल नहीं है, ये जो पुत्र वियोग है ये मुकुल से लिया गया है। ठीक है सर, याद रखिएगा, आपको बताया गया था मुकुल से ये पुत्र वियोग कविता लिया गया है।
इन पंक्तियों में एक मां के हृदय की उस असहनीय पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है जो अपने पुत्र के असामयिक निधन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि आज संपूर्ण संसार में उल्लास और आनंद का वातावरण है, चारों दिशाओं में हंसी खुशी छाई हुई है, किंतु ऐसी स्थिति में भी मां का हृदय शोक से भरा हुआ है। दिखाई दे रहा है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। लिखा गया है कि उसका पुत्र जो उसके जीवन का आधार था उससे बिछुड़ चुका है, यानी बिछड़ चुका है। कवयित्री अपने पुत्र की तुलना खिलौने से करती हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा अपने खिलौने में खोया रहता है, उसी प्रकार माँ अपने पुत्र में क्या रहती है, मग्न रहती है। एक बच्चा खिलौने में मग्न रहता है, उसी तरह कवयित्री का खिलौना कौन है, उनका बेटा है, उसमें मग्न रहती थी। अब वही खिलौना, वही पुत्र उनके पास नहीं है। आगे देखिएगा, लिखा गया है अब वह खिलौना खो गया है। सामान्यतः सुनिएगा, सामान्यतः खोया हुआ खिलौना फिर मिल जाता है, किंतु माँ का यह खिलौना जो कि उसका पुत्र है कभी लौटकर नहीं आएगा। इस प्रकार कवयित्री ने पुत्र वियोग की दारुण पीड़ा को अत्यंत सरल, भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। खिलौना तो भुलाता है तो मिल जाता है, दूसरा खरीद लेते हैं, लेकिन चूंकि खिलौना उसका पुत्र है तो अब कैसे आएगा। कितना बेहतर व्याख्या किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। सर लिख दीजिएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगला बताइएगा सर किस पाठ का है। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी का दास कहाई। याद रखिएगा, तुलसीदास, याद रहा है। तो तुलसीदास वहां पर तो ये तो नहीं लिखा गया है कि वहां पे पाठ का नाम क्या है, खाली पद है ना, तो विनय पत्रिका याद रखिएगा। ठीक है सर, ध्यान से कैसे लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश ही लिखिएगा। ठीक है, कविता आएगा, काव्यांश ही लिखिएगा। सुनाई दिया, सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित। हम यहाँ पे डायरेक्ट तुलसीदास भी लिख सकते थे, लेकिन महाकवि तुलसीदास लिखने से थोड़ा और अट्रैक्टिव बन जाता है, याद रखिएगा। तो चूंकि हमें नंबर लेना है, मैंने 4 गो नंबर हमको चाहिए किसी भी कीमत पर, इसके लिए जो चीज हमको याद है हम ऐड करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तुलसीदास लिखेंगे तो भी काम चलेगा, महाकवि लिखेंगे तो भी काम चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो नंबर कौन आएगा और क्या होगा, यहाँ देखिएगा, सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है, याद रखिएगा। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित पद विनय पत्रिका से ली गई है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि माता जानकी, माता जानकी मतलब सीता, कोष्ठ में बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, जी हाँ, सीता के द्वारा अपनी विनय और करुण पुकार प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। कैसे, क्या पहुंचाना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कवि अपना परिचय अत्यंत दीन भाव से देते हुए कहते हैं कि, दीन माने गरीब होता है, हे प्रभु मैं अत्यंत दीन, हीन, निर्बल और दोषों से भरा हुआ प्राणी हूं। मेरे पास कोई गुण या सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल आपका दास हूं। सुनिएगा ध्यान से, आपका दास हूं और आपका नाम लेकर ही अपना जीवन निर्वाह करता हूं। उदर, उदर माने क्या होता है, पेट भरता हूं, जीवन निर्वाह करता हूं। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी दयनीय अवस्था पर विचार कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, आया हुआ क्या हूं, भक्त हूं। आगे देखिएगा सर, एक पैराग्राफ और लिखा गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर की करुणा, दया और शरणागत वात्सलता को प्रतिष्ठित करते हैं। कवि का विश्वास है कि संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और वही निर्बलों के दोषों को दूर करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को सदा प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कवि की भाषा क्या है, अवधि है। आगे ये पैराग्राफ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख देंगे, क्या दिक्कत है, सुनिएगा। अवधि है जिसमें माधुर्य और भावुकता का सुंदर समावेश है। शब्द चयन सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है, जो भक्ति रस की गहन अनुभूति कराता है। अगर ये लिखिएगा तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं भी लिखिएगा तो इसका व्याख्या यहीं तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा सर, किस पाठ का है, हटो, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। किस पाठ का है,
ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा यात्रा वृतांत है, मैंने बताया था, याद रखिएगा, यात्रा वृतांत। प्रस्तुत पंक्तियां जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदा नीरा शीर्षक यात्रा वृतांत स्मरण से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने चंपारण की गौरवशाली, सहनशील और उदार भूमि का भावपूर्ण चित्रण किया है। हो गया। अब व्याख्या देखिएगा। लेखक के अनुसार चंपारण की भूमि अत्यंत महान है। यहाँ समय समय पर अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी लोग आए। कुछ ने इस पवित्र भूमि को क्षति पहुंचाई और कुछ यहीं आकर बस गए, किंतु चंपारण की भूमि कभी प्रतिकार नहीं किया। उसकी उदारता और सहनशीलता अद्भुत है। उसने सब कुछ भुलाकर सभी को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आगे देखिएगा, लाइन वही है, अपनी बड़ी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह भूमि अपनी अमूल्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक निधियों को विस्मृति के हाथों सौंपने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो गई हो। उसने अत्याचारियों का विरोध करने के स्थान पर उन्हें अपनी संपदा से समृद्ध किया। इस प्रकार लेखक चंपारण की भूमि को त्याग, क्षमा और सहनशीलता की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या खत्म। अगला बताइएगा सर किस पाठ का है? पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। ये किस पाठ का है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। याद आया? चलिए ध्यान सुनिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि या प्रस्तुत काव्यांश, छायावादी कवि या प्रस्तुत पद्यांश, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। इस कविता में कवि ने संसार की अशांति, संघर्ष और कोलाहलपूर्ण स्थिति का सजीव चित्रण किया है। यह संसार शोरगुल, कलह और तनाव से भरा हुआ है, जहां ना शांति है और न ही प्रेम का सुकून है। आइए थोड़ा सा इस लाइन का व्याख्या करते हैं, सब ध्यान सुनिएगा। कवि कहते हैं कि वातावरण ऐसा हो गया है कि मानो हवा भी रुक गई हो। ध्यान सुनिएगा, हवा भी रुक गई हो और जीवन आग में जल रहा हो। पूरा विश्व एक झुलसते हुए शरीर के समान प्रतीत होता है। ऐसी दयनीय और विकट परिस्थिति में कवि श्रद्धा को कुसुम ऋतु, यानी कि कुसुम ऋतु का मतलब क्या हुआ? वसंत ऋतु। सुनिएगा ध्यान से, कुसुम ऋतु का मतलब वसंत ऋतु। आप यहाँ पे कोष्ठ में लिख सकते हैं। सुनिएगा कि शीतल सुखद रात के रूप में देखता है, जो मनुष्य को शांति और संतावना प्रदान कर सकती है। अगला पैराग्राफ लिखा गया है, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार कवि यह स्पष्ट करता है कि कोलाहल और संघर्षपूर्ण से भरे संसार में श्रद्धा ही मनुष्य यानी मनु को शांति, संतुलन और मानसिक विश्राम प्रदान कर सकती है। यही इस पद्यांश का केंद्रीय भाव है। अब व्याख्या बेहतर है, याद रखिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान सा व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस चैप्टर का है? यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। बाबा उसने कहा था, ए हल हल, ए बुढ़िया हट रहे, याद आ रहा है? सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक ने अमृतसर के इक्का गाड़ी चलाने वाले कोचवाने जो गाड़ी हाँकते हैं, जो टमटम हाँकते हैं, सुनिए, उनको कहा जाता है कि बोली की विशेषता का सजीव चित्रण किया है। क्या किया है? तो सुनिएगा ध्यान से। लेखक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अमृतसर के इक्के गाड़ी चलाने वालों की भाषा अत्यंत मधुर, विनम्र और प्रभावशाली होती है। बड़े बड़े शहरों में जहां इक्का गाड़ी वाले घोड़ों और राहगीरों को अश्लील गालियां देते हैं तथा कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं अमृतसर के कोचवान इतनी मीठी और शालीन भाषा में बोलते हैं कि राहगीर स्वयं ही रास्ता क्या कर देते हैं सर? दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें रास्ता न देने वालों पर क्रोध नहीं आता, परंतु वे क्रोध की अभिव्यक्ति भी मधुर शब्दों में करते हैं। ऐसा नहीं किसी शिक्षक को गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम लोग गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं। न विद्यार्थियों को नहीं ना पीट सकते हैं, बहुत मानते हैं आप लोग को। इधर देखिए, अब निकले वाला बाढ़ लो तू लो, हाय बहुत तकलीफ होगा, कैसे जिएंगे हम। लेकिन नए नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, मान लीजिए इन लोग के लिए जीना पड़ेगा, जो चला गया सो चला गया। अब जो है उनके इधर देखिए,
उनकी जीभ मीठी छुरी की तरह वार करती है, अर्थात उनकी बातों में कटाक्ष तो होता है लेकिन वह भी शालीनता और मिठास के साथ। उदाहरण के रूप में यदि कोई वृद्धा बार बार कहने पर भी रास्ते से नहीं हटती तो वे कहती हैं। अब ये वाला लाइन आपको नंबर देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन कहाँ का है? हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। अब इसका अर्थ क्या है सर? अब पाठ में दिया गया था, सुनिएगा। इस प्रकार लेखक अमृतसर के कोचवानों को मृदुभाषी, सभ्य और शिष्ट व्यवहार वाला दिखाते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक विशेषता क्या होती है? उजागर होती है। ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, व्याख्या ऊपर हो गया है, याद रहेगा, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। सुनिएगा ध्यान सर। ओके, किस पाठ का है? ब्रजराज आ गया, सूरदास, कृष्ण भगवान, वात्सल्य भाव, याद कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश आ गया, हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इस पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण को प्रातः काल नींद से जगाने का अत्यंत मनोहर चित्रण किए हैं। ओके, याद रखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा सर। इस पद्यांश में माता यशोदा, मैया यशोदा ये तेरा, ना वो गाना नहीं है। यहाँ पर कृष्ण भगवान को ना जगाया जा रहा है जी, राधा जी तो अभी ढेर दूर बड़ी, अभी इनका जगावल जाता, अभी खाना वाना खाने लड़का बने कृष्ण भगवान। सुनिएगा ध्यान से, ये गाना बहुत अभी 10-12 साल बाद रिलीज होगा। इधर देखिए, हाँ सर, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। आगे देखिएगा। इस पद्यांश में माता यशोदा अपने दुलार भरे कोमल एवं मधुर स्वर में श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं, हे ब्रजराज कुंवर, अब जागिए, प्रातः हो गई है, यानी सुबह हो गई है। कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुदिनी के फूल सिकुड़ गए हैं और भौरे लताओं को भूलकर इधर उधर उड़ रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा। कवि ने यहाँ प्रकृति के परिवर्तनों के माध्यम से प्रातः काल का सजीव चित्रण किया है। आहा, कितना भयंकर लाइन है भाई, ध्यान दीजिएगा। यह पद भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं से युक्त है, जिसमें वात्सल्य भाव, माधुर्य और कोमलता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। काव्य में प्राकृतिक बिंब, मानवीकरण और तथा अलंकारों का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली एवं सराहनीय है। व्याख्या 1 नंबर, 4 नंबर की जगह एग्जामर खुश होकर 5 नंबर देती है, याद रख लो। हाँ, तब व्याख्या ऐसा लिखिए। हाँ, ये वाला बताइए किस पाठ का है? बहुत महत्वपूर्ण है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे, नर कंकाल सिंहासन पर बैठा, उसके तमगे कौन लगाता है? अधिनायक, याद आ रहा है? गुण हर चरना गाता है। सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। हाँ, ये लाइन खूब बढ़िया परफेक्ट लिखा गया है। यह कविता भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों पर तीखा व्यंग करती है। ये लाइन प्रभावशाली है, इसको जरूर लिखेंगे। आगे देखिएगा सर। कवि कहते हैं कि भारत में आज भी आम जनता संत्रस्त, सुनिएगा, हाँ, त्रस्त और परेशान है। देश की बड़ी आबादी आज भी नंगी भूखी है और उसे दोनों समय का भोजन तक नसीब नहीं होता। ऐसी ही दयनीय स्थिति में जीने वाले लोग पूरब पश्चिम से नंगे धड़ंग, सुनिएगा, नर कंकाल के रूप में राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने आते हैं। दूसरी ओर, सुनिएगा ध्यान से, दूसरी ओर राजनेता अकड़ के साथ सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उनके मेडल, शील्ड और तमगे वही आम जनता लगाती है और उनका जयघोष करती है। इस प्रकार कवि भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की असमानता और शोषण को उजागर करते हैं। राजनेता, पूंजीपति और सामंत वर्ग मिलकर जनता का शोषण करते हैं, जबकि निरीह जनता चुपचाप अत्याचार सहती रहती है। वह भूखी है, कंकाल बन चुकी है, फिर भी शासकों के तमगे लगाती है। यह उसकी मजबूरी, लाचारी और फटेहाली का सशक्त प्रतीक है। हो गया व्याख्या। आगे देखिएगा सर। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, कौना पाठ का है? कौन कहा था? वजीरा कहा था ना जी। किसको कहा था? लहंगा सिंह को कहा था, याद रखिएगा।
लहाना सिंह, नॉट लहंगा सिंह। ओके, बहुत कमाल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये कमाल तो नहीं एग्जाम में कीजिएगा तब। नहीं, गलत बात नहीं सर, खूब है, खूब बढ़िया एग्जाम में कैले बा कमाल है। सवालवा वाह वाह, जो सवाल आएगा वही वाला सवालवा। इधर देखिए, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है। हो गया। यह प्रसंग उस समय का है जब युद्ध भूमि में खंदक में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। उस समय वजीरा सिंह लहना सिंह से पूछता है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? लहना सिंह उत्तर देता है, अच्छा है। यह कथन बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह के प्रेम, कर्तव्यनिष्ठ और त्याग भाव को प्रकट करता है। ध्यान से सुनिएगा, लाइन केवल इतना ही लिखा गया, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करता। हमको व्याख्या करना है ना सर, पता चलना चाहिए कि लाइन का सटीक अर्थ क्यों बोला गया है, कब बोला गया है, इसलिए मैंने ये लाइन इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आगे देखिएगा। लहना सिंह स्वयं पूरी रात जागकर बोधा सिंह का स्थान पर पहरा देता है और गीली ठंडी जगह पर सोता है। उसके इस त्याग को देखकर वजीरा सिंह उसे सावधान करते हुए कहता है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। सुनिएगा, एग्जाम में इतना आए तो भी, या नहीं तो जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इतना क्वेश्चन आए तो भी व्याख्या यही लिख कर आएंगे। सुनाई दिया? आगे देखिएगा। इस कथन का आशय यह है कि यदि तुम्हें निमोनिया हो गया और तुम मर गए तो तुम्हें कोई सुख सुविधा या सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ मुरब्बा का अर्थ मीठा खाद्य पदार्थ, फल आदि से बना मीठा व्यंजन है, न कि जमीन या वर्गाकार स्थान है। याद रखिएगा सर, इसका एक यहीं पे इसका व्याख्या खत्म, लेकिन एक पैराग्राफ और ऐड करके इसको और बेहतर बनाया गया है। ध्यान सुनिएगा सर, इसका दूसरा भी अर्थ है सर, कैसे कि लोग कहावत कहते हैं ना अपने देहातों में। ध्यान सुनिएगा, वाक्य का व्यंजक द्वितीयक व्यंजक का मतलब दूसरा अर्थ भी यह है कि गंभीर रोग या मृत्यु की स्थिति में व्यक्ति को सुख सुविधाएं नहीं बल्कि कष्ट और पीड़ा ही मिलती है। इस प्रकार यह पंक्ति युद्ध की कठोर सच्चाई, जीवन की नश्वरता और वजीरा सिंह की व्यवहारिक चेतावनी को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। याद रखिएगा। हो गया? चलिए, ये तो कहानी की तरह है सर, आसानी से याद हो जाएगा। खत्म? वाह, चलिए सर, इतना ही है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या थे। कल आप लोग का हिंदी का फाइनल एग्जाम है, तो हो सकता है कि इसमें से भी कोई 1, 2, 4 प्रश्न आ जाए। याद रखिएगा। और 1 मिनट, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम क्या क्या पढ़ाने वाला है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है सर। इसी तरह से अंग्रेजी का भी एक्सप्लेनेशन जो कि महत्वपूर्ण है वो मैं क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी में लेटर राइटिंग मैंने सिखा दिया है, एप्लीकेशन राइटिंग मैंने क्लियर करा दिया है। अब बारी किसकी है सर? हिंदी के आवेदन पत्र और पत्र लेखन का। उसका भी क्लास में जल्द से जल्द करा करके वो भी खत्म कर दूंगा, जो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, लेटर राइटिंग, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब ठीक है, गेस लोग करते हैं, अच्छी बात है, गेस करना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, लेटर राइटिंग, आवेदन पत्र, कितना कोई गेस कर सकते हैं। इसलिए तरीका सीखिए, तरीका पता चल गया, कोई भी आ जाएगा, आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।